नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। आने वाला एक साल उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान मचाने वाला है। सरकार जो बनने वाली है अगली 1-1.5 साल में। अभय दुबे जी से बातचीत की और मैंने पूछा उनसे, पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो तूफान आया, भाजपा तो कहीं टिकी नहीं, ठहरी नहीं। क्या ये तूफान आगे इसलिए और बढ़ेगा क्योंकि ईवीएम के मुकाबले में बैलेट पेपर तक मामला आ गया है? चुनाव बैलेट पेपर से हुए। विस्तार से बातचीत की है मैंने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की। चलते हैं अभय दुबे जी की। 4PM में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत खराब परंपरा बन रही है। अगर ये परंपरा इस तरह बनती रही तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ज्ञानेश कुमार जी अपने ज्ञान की गंगा कहां बहाते थे और असली खेल होता क्या था। और ये परंपरा बड़ी खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पंजाब में पंजाब निकाय चुनाव में ये कह दिया साहब कि वहां पे चुनाव तो बैलेट पेपर से होंगे, ईवीएम इस्तेमाल नहीं होगा। क्या जरूरत है अदालतों को खामखा टांग अड़ाने की? अगर ईवीएम होता है तो घर का मामला होता है, सेट हो जाता है, वोटर लिस्ट क्लियर हो जाता है। अब पंजाब चुनाव में उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, बैलेट पेपर हो गए। अब ये कोई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि नतीजे जो आ रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं आए, एकदम ठीक नहीं आए। नतीजे आए हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी की आंधी जो चली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 1142 प्रत्याशी जमानत भी नहीं बचा पाए हैं। जो मैंने सब खबर जिस समय तक लिखी, नोट करी मेरे यहाँ, उस समय से 1441 वार्डों के नतीजे में आम आदमी पार्टी 670 सीटें जीत हासिल करके सबसे बड़ी ताकत, कांग्रेस 275, अकाली दल 203 और बीजेपी के 1142 लोग जमानत में नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब में शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों का दिल से धन्यवाद, सबको बधाई। लोगों ने ये ऐतिहासिक वोट देकर भगवंत मान सरकार के कामों को शाबाशी दी है। ऐसे ही हम अच्छे काम आगे करते रहेंगे। ईडी पार्टी का सफाया हो गया। कितनी खराब बात है, भारतीय जनता पार्टी को ईडी पार्टी कह रहे हैं केजरीवाल, शर्म नहीं आ रही इनको। ईडी पार्टी ने पंजाब के छोटे छोटे व्यापारियों पर जो इतनी रेड करके परेशान किया, लोगों ने उसका बदला ले लिया। मेरे हिसाब से अगली ईडी रेड इनकी अब फिर हो जानी चाहिए, केजरीवाल को जेल भेज देना चाहिए। और ये तय कर लेना चाहिए अब कि कोई भी देश में छोटा चुनाव हो, मोहल्ले का चुनाव हो, पाखाने का चुनाव हो, बाथरूम का चुनाव हो, सोसाइटी का चुनाव हो, गली का हो, मोहल्ले का, कोई भी अब बैलेट से नहीं होगा, होगा ईवीएम से। ईवीएम है तो माहौल ठीक है, अपना बल्ले बल्ले है। कितना खराब नतीजा आया अभय जी, मतलब दिल हिल रहा है। आपको क्या मानना है? देखिए, आपने जो बात की है उसका परिप्रेक्ष्य मैं समझ रहा हूं। इस देश में एक मांग है और वो मांग काफी जमकर है, काफी बुलंद आवाज में मांग होती है कि देश में जो मतदान है उसको दोबारा कागज के मतपत्रों की तरफ लौट जाना चाहिए और ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए। ये मांग है और ये मांग उस समय और बल पकड़ती है जबकि आमतौर पर स्थानीय निकायों के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। पंचायत के चुनावों में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, कहीं कहीं शायद होता हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जो छोटे चुनाव हैं, जो मतलब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नहीं है, उनमें कागज के मतपत्रों से ही आमतौर पर चुनाव होते हैं। अच्छा, अब इन कागज के मतपत्रों वाले चुनाव का पंजाब में क्या असर हुआ है, ये एक खास बात की बात है। वो खास बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ माना जा रहा था कि काफी एंटी इनकम्बेंसी है। उस एंटी इनकम्बेंसी को ये भी कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का चुनाव हारने के बाद, मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब में डेरा डाला है, उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार के खिलाफ माहौल कुछ ठीक हो और वो फिर से लड़ाई में वापस लौटे। अच्छा, मुझे इन चुनावों से लगता है कि शायद कुछ कुछ वो इस काम में कामयाब रहे हैं। मैं कुछ कुछ क्यों कह रहा हूं? कुछ कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पंजाब की कुछ खास तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। वो राजनीतिक परिस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में स्वतंत्र रूप से कोई औकात नहीं है। पहली बात तो यह है, वो केवल शहर के हिंदू व्यापारियों में, खासतौर से वो व्यापारी जो कि विभाजन के बाद जो दंगे वगैरह हुए थे, हिंसा हुई थी, उस प्रक्रिया में उनका बड़ा जबरदस्त सांप्रदायिकीकरण हो गया था। तो उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी जब अकाली दल से गठजोड़ करती थी तो कुछ सीटें वगैरह पे जीत जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतनी भी ताकत नहीं है पंजाब में कि अगर उसे अकेले पूरे पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़े तो उसे सारी सीटों पर उसके पास उम्मीदवार नहीं है भाजपा के पास पंजाब में।
हाँ, इस बार उसकी महत्वाकांक्षाएं कुछ बढ़ी हुई हैं, इसलिए हो सकता है कि वो ऐसी ऐसी कोशिश करे। उसने कांग्रेस के कुछ नेता मिला लिए हैं अपने यहाँ, अकाली दल के कुछ नेता चले गए हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता चले गए हैं। इससे हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिश करे। जहां तक अकाली दल का सवाल है, इन नतीजों से यह भी लगता है कि अकाली दल जो बेअदबी वाला मामला था, उससे उसने जो उसका ग्राफ नीचे गिरा, और बादल परिवार के खिलाफ जो आमतौर पर सिख मतदाताओं में भी एक जो चिढ़ देखी जा रही है, वो भी, उससे अकाली दल अभी तक उबरा नहीं है। अकाली दल कुछ एक ऐसी स्थिति में फंस गया है, मतलब ऐसे दलदल में उसके पैर धंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का, जिससे बाहर निकलने का उसने जितना भी उपक्रम करता है, उससे निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। दूसरी बात इससे यह भी साफ होती है कि कांग्रेस, जिसके बारे में माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की चूंकि हालत खस्ता है पंजाब में, इसलिए कांग्रेस की वापसी होगी और कांग्रेस बड़े पैमाने पर चुनाव लड़के दिखाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इन चुनाव से लगता है कि जमीनी तौर पर, क्योंकि ये चुनाव किस पार्टी की कितनी जमीन है उसको भी दिखाते हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव, जमीनी तौर पर अभी भी कांग्रेस ने अपना कील कांटा दुरुस्त नहीं किया है, और उसका जो नेतृत्व है उसके अंदर भी फूट पड़ी हुई है, उससे भी पूरी तरीके से, उससे फूट से भी वो निकल नहीं पाई है। तो इससे क्या लगता है? इससे ही लगता है कि आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में वापसी का एक, उसके पास एक आउटसाइड चांस है, मतलब उसके पास एक ऐसा मौका है कि अगर अकाली दल का उभार नहीं हो पाया, कांग्रेस अपना घर दुरुस्त नहीं कर पाई है, तो आम आदमी पार्टी हो सकता है पहले के मुकाबले घटे हुए बहुमत से अपनी वापसी कर ले, या सबसे बड़े दल के रूप में वहां पे उभरे। इन चुनाव का कम से कम, जहां तक मेरी जानकारी है, ये संदेश जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरह की तिकड़में कर रही है वहां पर कि हम कुछ नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अकाली दल तो भाजपा से कोई समझौता करने वाला है नहीं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो हम, और विधानसभा अगर त्रिशंकु रही तो हम फिर किंग मेकर के तौर पर उभरेंगे, इस प्रकार का दावा, क्योंकि मोदी जी खुद कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह काफी कोशिश कर रहे हैं कि जो डेरे हैं पंजाब के, उन डेरों में अपने प्रभाव को बढ़ाएं। आमतौर पर पंजाब के जो दलित सिख हैं या कमजोर जातियों से जुड़े हुए जो सिख हैं, वो डेरों के गुरुओं के अधीन होते हैं। इसके लिए एक तो डेरा सच्चा सौदा का जो राम रहीम है, जिसको बलात्कार और हत्या में जिसको सजा याफ्ता है, उसको बार बार वो लोग जो है वो पैरोल पे भेजते हैं। 33-34 बार वो पैरोल पे आ चुका है, इस वक्त भी पैरोल पे बाहर है, अभी 1-2 दिन पहले ही उसको पैरोल पे छोड़ा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए डेरों के जो अनुयायी हैं उनके अंदर जमीन बनाने में लगा हुआ है। दूसरी बात, एक मशहूर डेरा है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उस डेरे के जो गुरु हैं उसको तो भाजपा सरकार ने पद्मश्री तक दे दिया, और वहां नरेंद्र मोदी खुद उस डेरे के अंदर जा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि शहरों के जो हिंदू व्यापारी हैं वो, और डेरों के अनुयायी जो कमजोर जातियों के सिख हैं, उनको मिलाकर वो एक जनाधार पंजाब में बना पाए। लेकिन ये जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, ये बताते हैं कि भाजपा की वो कोशिशें अभी तक परवान नहीं चढ़ पाई हैं। एक और पंजाब की राजनीति में एक और पक्ष है, अमृतपाल सिंह वाला, यानी उग्रवादी और पृथकतावादी। अमृतपाल सिंह ने विधानसभा चुनाव जीत लिया था, आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव जीत लिया था अमृतपाल सिंह ने, वो सांसद हो गया है अमृतपाल सिंह, वो जेल में है, लेकिन वहां जेल से उसको वहां पंजाब ले आया गया है, और वो क्या भूमिका निभाता है, किस तरीके से वो पंजाब की राजनीति में, वो अमृतपाल सिंह का उपयोग एक खास तरह की भावना विकसित करने में किया जा सकता है, और ये कोई समझदार लोग जानते हैं कि वो भावना कौन क्या कैसे विकसित करना चाहता है। अभी कहने वाली बात उसकी है नहीं। तो अमृतपाल सिंह वाली भी भूमिका जो है वो पंजाब की राजनीति में एक खास तरह से निकल कर आएगी। इन सब चीजों पर हम लोगों को इन स्थानीय निकाय के चुनावों की रोशनी में निगाह रखनी होगी। देखिए, ये शहरी मतदाता है, पंजाब का ग्रामीण मतदाता और पंजाब के शहरी मतदाता में फर्क है। काफी कुछ चीजें परस्पर व्यापी ओवरलैपिंग होती हैं, लेकिन पंजाब का जो ग्रामीण मतदाता है और शहरी मतदाता में फर्क है। अकाली दल का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है,
और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में बहुत ही कम है, ना के बराबर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को शहरों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, जो प्रदर्शन करने में बुरी तरीके से नाकाम रही। कांग्रेस का शहरों और गांवों में दोनों जगह प्रभाव है। तो ये सब बातें, पंजाब में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ ही के आसपास ही वहाँ पंजाब में भी चुनाव होंगे। एक तरह से उत्तर प्रदेश में भी चुनावों का बिगुल बज चुका है और पंजाब में भी चुनावों का बिगुल बज चुका है। सारी राजनीति, सारी पेशबंदी, सारी वोटें जो रखी जा रही हैं, सब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रखी जा रही है। अच्छा, इस समय आम जनमानस के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है कि देखो, बैलेट पेपर से चुनाव कराया और बीजेपी का सुपड़ा साहब, यानी ज्ञानेश कुमार की जो ज्ञान की गंगा है वो वोटर लिस्ट के खेल में, ईवीएम में, इन्हीं में उफान मारती है। क्या आप सहमत हैं कि कुछ खेल है जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए और बीजेपी गायब? सारी तोते की जान राक्षस में, राक्षस की जान तोते में। संजय जी, पंजाब के संदर्भ में आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। मेरा तो कहना है कि पंजाब की जो राजनीतिक सिचुएशन है, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते चाहे ईवीएम से चुनाव होते, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का कबाड़ा होना ही था। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कोई बड़ा भारी तीर मारती वहां पर। हो सकता है कि अगर के जो ईवीएम के साथ में हो सकता कुछ नतीजे बेहतर होते, लेकिन उसके बारे में भी कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब आप कल्पना कीजिए कि यही चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव उत्तर प्रदेश में होते, और उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय निकायों के चुनाव बैलेट पेपर से ही होते हैं, पंचायतों के चुनाव भी बैलेट पेपर से ही होते हैं, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन इस तरह का नहीं होता कि उसको इतनी जमानतें जब्त हो जाती हैं, ये हो जाता, और कोई दूसरी शक्ल वहां पर निकल के आती। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ी मांग है, बहुत ही ताकतवर मांग है, लंबे अरसे से हो रही है कि ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर पे वापसी होनी चाहिए। लेकिन अब ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहस जो है, मेरा मानना यह है कि बैलेट पेपर बनाम ईवीएम की बहस इस वक्त भारतीय राजनीति में हम लोग उससे थोड़ा आगे निकल गए हैं एसआईआर के बाद। एसआईआर एक ऐसी परिघटना है जिसने इस बहस को थोड़ा पीछे कर दिया है। सब अब देखने की बात यह, क्या एसआईआर वाली परिघटना के साथ में चुनाव आयोग ने ईवीएम के जरिए जो वोटों को फुलाने, यानी वोटों के इंजेक्शन लगाने वाला जो आरोप महाराष्ट्र के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में चुनाव आयोग के ऊपर लगा था, उसकी क्या स्थिति है, उसके ऊपर भी एक निगाह डालनी होगी। देखो, ठीक बात है। और जो इन्होंने लिखा है कि ईडी सरकार, यानी पंजाब में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जिस तरह ईडी के हमले हो रहे हैं, इनकम टैक्स से हमले हो रहे हैं, आपको लगता है जनमानस में गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि जहां चुनाव होते हैं वहां पे ईडी इस तरह बिल्कुल सरकारी गुंडों की तरह आ जाती है? एक मुख्यमंत्री के या पूर्व मुख्यमंत्री की केरला में तो हमला भी हो गया ईडी के अफसरों पे, ममता बनर्जी के यहाँ भी हो गया था। तो ये ईडी के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो अरविंद केजरीवाल ने लिखा है ईडी सरकार, क्या माना जाना चाहिए सही लिखा है? मेरा मानना है कि ईडी का अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, उससे भारतीय जनता पार्टी को खासी बदनामी प्राप्त हुई है। और जनता में, राजनीति की समझ रखने वालों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सके, क्योंकि ये तो खुला राजनीतिक पक्षपात है कि आप अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी को छोड़ दें, अपने विरोधियों के खिलाफ आप सीबीआई को छोड़ दें, अपने विरोधियों के खिलाफ आप इनकम टैक्स वालों को छोड़ दें, और उनको सबको तंग करें, उनके ऊपर दबाव डालें, दबाव डाल के उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लें। अब पंजाब से जो 7 राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं, भीतर गए हैं, जिसको बहुत बड़ा क्या कहते हैं, ऑपरेशन लोटस कहिए या आप जो कहिए, अब वो उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि ईडी के छापों के बाद वहां पे गए हैं, उसके अंदर उनको लगा, कई लोग हैं, जैसे आप देखिए हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे थे, उन मुकदमों से बचने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बात ही कही जाती है कि राहुल गांधी से नाखुश थे, राहुल गांधी उनसे मिले नहीं, कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे वगैरह, इस प्रकार की कहानियां बोली जाती हैं। लेकिन ये बात असली नहीं है। असली बात यह है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए थे, उनके खिलाफ चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी ने पेश की थी, एक व्हाइट पेपर पेश किया था उनके भ्रष्टाचार के मुकाबले। तो इसलिए उन्होंने सोचा अच्छा यही है कि जो पार्टी हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के मुहिम चला रही है सजा देने का, उसी पार्टी में चले जाओ। तो हेमंत विश्व शर्मा उसमें चले गए, वहां उनकी दाल गल गई और भाजपा ने उनको उत्तर पूर्व में अपने एक प्रमुख चेहरे के तौर पर मान लिया, और इस वक्त वो उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। इस तरह के कई लोग हैं
जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए और वो बहुत महत्वपूर्ण पदों के ऊपर हैं। भाजपा पूरी कोशिश करती है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी का विस्तार कर सके, दूसरी पार्टियों को तोड़ सके। अब तो भाजपा की पूरी कोशिश ये है, देखिए अब तो इस वक्त भाजपा का पूरा फोकस तृणमूल कांग्रेस का जो संसदीय दल है उसको तोड़ने पर है। उसके बाद में भाजपा का पूरा फोकस डीएमके का जो संसदीय दल है उसको तोड़ने पर होगा। इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। इसको तोड़कर वो पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी और उसको फिर नीतीश कुमार की पार्टी और नायडू की पार्टी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक और बात है, भारतीय जनता पार्टी अगर तमिलनाडु की राजनीति में अपना 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 पैर जमाना चाहती है, एक पैर उसके अंदर रखना चाहती है अपना, तो हो सकता है कि वो डीएमके को तोड़ने के खिलाफ सोचने लगे। डीएमके को अभी नहीं तोड़ेंगे। डीएमके को अभी उसे उम्मीद है कि डीएमके भाजपा के साथ में अलायंस कर ले, इस बात की उम्मीद है। भाई एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में डीएमके का भाजपा के साथ अलायंस रह चुका है। आज ही मेरे एक मित्र ने कहा है कि जो पार्टी ब्राह्मणों के जनेऊ काटने की मुहिम चला के बनी थी, वो पार्टी एक ब्राह्मणवादी पार्टी के साथ में गठजोड़ में कैसे चली गई थी एक जमाने में। ये भारतीय राजनीति की एक विचित्र बात है। वो डीएमके तब गई थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं चली जाएगी। अभी तो स्टालिन वगैरह बहुत ही प्रतिबद्ध हैं फिरका परस्ती के खिलाफ, तो हो सकता है भाजपा की कोशिश कामयाब ना हो, लेकिन भाजपा अपनी तरफ से ही पूरी कोशिश कर रही। जब तक भाजपा को उम्मीद रहेगी कि स्टालिन उधर आ सकते हैं, तब तक वो उनकी पार्टी को भाजपा स्प्लिट नहीं करेगी। लेकिन ममता बनर्जी को वो लोग पूरी तरह बर्बाद कर देने पे आमादा है। वो चाहती ममता बनर्जी की पार्टी वहां पूरी तरह से सिकुड़ जाए। ममता बनर्जी की पार्टी तो स्प्लिट हो ही गई है, उनका संसदीय दल तो स्प्लिट हो ही गया है, वो सब लोग भाजपा में जाने के लिए तैयार है। तो ये सारे के सारे राजनीतिक खेल चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, जरूर एक उम्मीद की किरण लेके आए हैं। अब देखना यह है कि शहरों में उन्होंने दिखा दिया है कि उनके पास अभी भी समर्थन है, कुछ वोट हैं, क्योंकि पंजाब की जनता ये देख रही है कि न तो कांग्रेस में कोई दम दिखाई पड़ रही है उसको, ना अकाली दल में कोई दम दिखाई पड़ रही है उसको। भाजपा में तो पंजाब में कोई खास दम थी ही नहीं कभी, भाजपा तो कभी पंजाब में जमी नहीं पाई है। तो लेकिन इन दोनों पार्टियां जो पंजाब की बड़ी पार्टियां थी आम आदमी पार्टी के आने से पहले, इन्होंने अपनी हालत नहीं सुधार पाई है। इसका भी लाभ आम आदमी पार्टी को काफी मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। आपने जिक्र किया कि राम रहीम को जो हत्या बलात्कार जैसे आरोपों में निरुद्ध था, उसको 34 बार पैरोल पे छोड़ दिया गया। उसके मुकाबले में एक बहुत अच्छी मेहरा पैरोल रही भी नहीं, अब तो केवल फरलो छोड़ा जा सकता है। उसे फरलो पे भी छोड़ा जाएगा क्योंकि वो जाके भाजपा प्रचार करता है वहां पे। उसके मुकाबले में बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित बहुत योग्य महिला कांग्रेस से खड़ी थी, लेकिन महिला को हराने के लिए जो जेलर राम रहीम को सारी सुविधा देता था, उसने कहा कि तुम बीजेपी लड़ो, छोड़ो नौकरी छोड़ के लड़ा, विधायक बन गया। हालांकि ज्यादा जीत हार का नहीं थी, शायद 3-4 हजार वोटों का था। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 34 बार पेरोल पे छूट रहा है। उमर खालिद 5 साल तक जेल में बंद है। क्या आरोप यही है, क्या कष्ट यही है? मुसलमान है वो, उसकी जमानत पे बड़ी बड़ी टिप्पणी होती है, लेकिन 3 दिन की जमानत किसी रिश्तेदार की बीमारी मरने पर उमर खालिद की जमानत पर बहस की जमानत भी पहले हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी संजय जी, पहले खारिज कर दी थी, बाद में फिर गई दोबारा जी। तो मैं ये जो 34 बार भाई साहब भ्रमण करने जाते हैं, निकल के टूरिस्ट करने जाते हैं राम रहीम साहब, सुप्रीम कोर्ट इनका सुमोटो नहीं कर सकता। सूर्यकांत जी क्यों नहीं कहते कि हो क्या रहा है देश में? गुंडा है, बलात्कारी है, हत्यारा है, लोग मान रहे हैं, 34 बार छूट जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिख नहीं रहा है ये चल क्या रहा है देश में? उनको मेरे ख्याल से तो भारत में जजों को अब सिर्फ वही दिखता है जो कि सरकार उन्हें दिखाना चाहती है, वरना उन्हें कुछ नहीं दिखता। उन्होंने इसके ऊपर कल तो हम लोगों ने बड़ी लंबी चौड़ी इस पे व्याख्या की थी, जो कि एसआईआर के ऊपर जो जजमेंट दिया गया। अब तो उस जजमेंट की आलोचना अखबारों में खूब विस्तार से प्रकाशित हो रही है, खूब बहुत लोग उस जजमेंट के ऊपर एक उसकी बखिया उधेड़ रहे हैं। तो अब मुझे तो लगता यह है कि न्यायपालिका अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष जो उसका किरदार था, वो किरदार खो चुकी है। अभी मद्रास हाई कोर्ट के एक जज ने जो टिप्पणियां की हैं, अगर उन टिप्पणियों पर अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे वो सारी की सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा जो एक रवैया दिखाया गया है पिछले दिनों, उस रवैये के खिलाफ बड़ी तीखी उस रवैये के खिलाफ वो तीखे ढंग से वो टिप्पणियां खड़ी हुई हैं। सूर्यकांत जी का कहना क्या था? कहना ये है कि अब न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का अगर इल्जाम लगाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप उसको बदनाम करना चाहते हैं। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें थी, उन पुस्तकों में
एक पुस्तकों में एक जगह था कि भाई न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। इस बात पे उन्होंने इतना जबरदस्त रवैया अपनाया कि एनसीईआरटी वाले दुबक के बिस्तर के नीचे घुस गए, और वो बनाने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी के तमाम जो विशेषज्ञ थे, उन विशेषज्ञों को तितर-बितर कर दिया गया। उन्होंने बाद में बयान भी दिया है कि एनसीईआरटी को अपनी बात पे टिकना चाहिए था। अब उसी बात को मद्रास हाई कोर्ट का एक जज कह रहा है कि न्यायपालिका निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की विकृति की शिकार है। अब इस पे हमारे आदरणीय सूर्यकांत जी क्या कहेंगे? वो किस तरीके से हाई कोर्ट के जज के मुंह पे टेप लगाएंगे? एनसीईआरटी के मुंह पे तो टेप उन्होंने लगा दिया, और एनसीईआरटी के ऊपर उन्होंने मुंह पे जैसी बयान खा दिया, से धर्मेंद्र प्रधान भी कुल्हाड़ी लेके एनसीईआरटी के ऊपर टूट पड़े, और इस तरीके से एनसीईआरटी पूरी तरीके से बचाव में चली गई, और वो फौरन वहां से वो पाठ्य पुस्तक भी विड्रॉ कर ली गई, वापस ले ली गई, वो चैप्टर एप्टर भी हटा दिया गया, उसका ऑपरेशन हो गया पूरी तरीके से। ठीक बात है। अब ये कैसे करेंगे? सही बात। उधर एक बड़े घटनाक्रम में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है लंबे समय के बाद। क्या लगता है आपको, अब इंडिया गठबंधन सही रूप में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? ममता बनर्जी, केजरीवाल आएंगे? बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मैं तो मानता हूं कि आज तो खैर हम लोग चर्चा के आखिरी दौर में हैं, लेकिन कल वाला हम लोग इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय में बैठक हो रही है, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन एक कार्यक्रम ले ले इस बैठक में, या कार्यक्रम लेने की शुरुआत कर पाए। वोट चोरी का सवाल लाया जा सकता है, कुछ ऐसा जरूर घटित हो सकता है जिससे विपक्ष की भाजपा विरोधी एकता राष्ट्रीय पैमाने पर होती हुई, या उसकी शुरुआत होती हुई हम लोगों को दिखाई पड़े। काफी महत्वपूर्ण घटना है ये, और इस घटना के इर्द गिर्द क्या गतिविधियां हो रही हैं, उन पर हम लोगों को नजदीकी निगाह रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हम निगाह बनाए रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है राजनीति में। कांग्रेस को पंजाब के बाद, नतीजों के बाद, क्या केजरीवाल के पे जो हमले हो रहे हैं वो खत्म करने चाहिए, कम करने चाहिए? केजरीवाल को कांग्रेस पे हमले कम करने चाहिए? दोनों के एक मंच पे आना चाहिए, अलग ही अलग रहना चाहिए? पंजाब के चुनाव जब तक हो नहीं जाएंगे, तब तक कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में तलवारबाजी होती रहेगी। उस तलवारबाजी को नहीं रुका। पंजाब के चुनाव जब हो जाएंगे, उसके बाद में हालात आप देखना जादू की तरह बदलेंगे। ऐसा 2024 में भी जो है ना, जब तक विधानसभा के चुनाव चलते रहे थे, तब तक तलवारबाजी होती रही थी क्षेत्रीय शक्तियों में और कांग्रेस के बीच में। जैसे ही चुनावों का पूरा जो एक कार्यक्रम था वो खत्म हुआ, विधानसभा चुनावों का, उसके बाद हम देखते हैं कि विपक्षी एकता जो है वो बढ़ने लगी। यही वो माहौल था जबकि नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर तमाम लोगों से मिल रहे थे और उन्हें विपक्षी एकता में लाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार भी कांग्रेस को एक दूसरा नीतीश कुमार पैदा करना पड़ेगा, जो दूध की तरह जाए और सब लोगों से मिले। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दवे जी, और थोड़ा दिल पे हाथ रख के सोचिए। हम लोगों में लड़ाई होती है, दो लोगों में अभी भी कहते हैं मैं तुमको अदालत में देख लूंगा। क्या सम्मान था अदालत का, क्या मान था अदालत का, और अब क्या हो गया है? कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। दूसरा ये सोचने वाली बात भी है कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो भाजपा उड़ गई, कहीं नहीं रही। अगर चुनाव में इस तरह की बेईमानी होती रहेगी, इस तरह का भ्रष्टाचार होता रहेगा, तो क्या देश का जनमानस खामोश बैठा रहेगा? वो देखता रहेगा कि आप बेईमानी कर रहे हैं, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट करेगा तो कितना बड़ा तूफान आएगा। मैं चाहता हूं कि आप खुल के बोले, इस विषय पर अपनी बात बताएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, लिखिएगा आप क्या सोचते हैं, मैं समझ सकूं कि आपके मन में चल क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए, थैंक यू।